हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्निंग इन साइकोलॉजी, यानी कि सीखना क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कैसे किसी भी चीजों को सीखता है, यानी यह क्या होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और इसके अंतर्गत थ्योरीज भी बहुत आई कि सीखने के ऊपर। उन सभी थ्योरीज में से आज हम लोग दो थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो रहेगी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। और दूसरी जो मतलब की थ्योरी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो रहेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी जिसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। चलिए बिना देरी के हम लोग समझते हैं कि लर्निंग क्या होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, यानी कि हम लोग किसी भी चीज को कैसे सीखते हैं डेली लाइफ में और उसको कैसे उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसको आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। Learning in psychology. Learning is the process of acquiring a new understanding, knowledge, behavior, skill, values, attitude and preferences. यानी कि जब हम किसी भी चीज को समझते हैं, उसका जो नॉलेज है उसको हम गेन करते हैं, बिहेवियर है, स्किल है, वैल्यूज है, एटीट्यूड है, etc. क्या है मतलब ये कहां से आता है, हम कैसे सीखते हैं सारी चीजें। अब यह सारी चीजें सीखना होता है, एक प्रोसेस होता है, यानी कि इन सब चीजों को गेन करना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने की कैपेसिटी, समझने की योग्यता, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को गेन करना, यानी कि एक्वायर करना उस चीज को, यही लर्निंग है। नॉलेज को भी एक्वायर करना, यही लर्निंग है। बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड, यह सारे प्रोसेस जो है, सारी प्रक्रियाएं जो हैं, इसको एक्वायर करने की जो हमारी एबिलिटी होती है यही लर्निंग कहलाती है। The ability to learn is a process by human and animal and some machine, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है ह्यूमन में तो होती है, यानी कि मानव के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया तो होती ही है, लेकिन एनिमल्स के अंतर्गत भी होती है, यानी एनिमल के अंदर भी होती है, जानवरों के अंदर भी होती है सीखने की प्रक्रिया। लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ हुआ गया कि मशीनों के अंदर भी कुछ सीखने की प्रक्रिया होती है और प्रोग्राम के जरिए होता है। ह्यूमन और एनिमल के अंदर सीखने की प्रक्रिया होती है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर किसी भी चीज को कैसे सीखता है, अब इसको समझना होगा। इंड्यूस्ड बाय अ सिंगल इवेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब सीखता है वह कैसे सीखता है, अपने घटनाओं द्वारा सीखता है। घटनाओं के द्वारा ही किसी भी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, बिहेवियर को, स्किल को, वैल्यूज को, एटीट्यूड को एक्वायर करता है। जब तक कोई घटनाएं नहीं होंगी तब तक वह व्यक्ति उस घटनाओं से कुछ भी मतलब कि सीख नहीं सकता। अगर आप एक रूम में बंद हैं, आपके साथ कोई भी मतलब घटनाएं नहीं घट रही हैं, तो आप क्या मतलब रूम में बंद रहेंगे, आपके पास कोई न्यू अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, न्यू नॉलेज नहीं आएगा, न्यू बिहेवियर नहीं आएगा, स्किल, वैल्यूज, इन सारी चीजों को आप एक्वायर नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहीं बाहर हैं, आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, अब घटनाएं दो प्रकार की हो, मतलब कि दोनों प्रकार की हो सकती हैं। घटनाएं सही भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। उन घटनाओं से जो आप सीखेंगे, यानी कि जो उसमें से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, स्किल को एक्वायर करेंगे। घटना यानी कि जो हमारी सीखने की क्रिया जो होती है या घटना के द्वारा प्रेरित होती है, इंड्यूस्ड बाय अ सिंगल इवेंट, किसी भी घटना से प्रेरित होती है, किसी भी घटना से मतलब निकलती है। जब उस पर हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं या मतलब उसको देखते हैं तो उससे हम सारी चीजों को सीखते हैं। लर्निंग एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है जो एक्वायरिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस को एक्वायर करता है, यानी उसको गेन करता है। और ये आते कैसे हैं, या इवेंट द्वारा होता है, यानी कि घटनाओं के द्वारा यह सारी चीजें निकल के आती हैं हमारे अंदर। यानी जब तक घटनाएं नहीं होंगी तब तक हम कोई भी चीज सीख नहीं पाएंगे। ह्यूमन और एनिमल के अंदर सीखने की प्रक्रिया होती है और ऐसा माना जाता है कि मशीन के अंदर कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर सीखने की प्रक्रिया होती है और प्रोग्राम के जरिए किया जाता है।
अब हम लोग समझते हैं दो थ्योरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सब पहली थ्योरी जो थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी हम जिसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में पहले समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है यह सीखने की प्रक्रिया में ही आई, यानी कि जब अब कोई व्यक्ति कैसे चीजों को सीखता है, अब इसको प्रूव करने के लिए एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था आईपी पावलोव। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को दिया और मतलब कि उन्होंने बताया कि सीखने का आधार जो होता है कंडीशनिंग को माना, यानी कि इसमें जो सीखने का आधार होता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में आईपी पावलोव ने कंडीशनिंग को माना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टिमुलस यानी उद्दीपन तथा रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया के बीच एक एसोसिएशन यानी सहचर्य स्थापित हो जाता है। यानी आईपी पावलोव ने इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आईपी पावलोव, यानी कि 1904 ईस्वी में इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को दिया था, जिनमें सीखने का मुख्य आधार जो था उन्होंने कंडीशनिंग माना। और इसमें यह बताया गया कि जो मतलब कि कंडीशनिंग जो एक प्रोसेस है, स्टिमुलस यानी उद्दीपन तथा अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस के बीच एक एसोसिएशन हो जाता है, साहचर्य स्थापित हो जाता है, तब जाके कोई भी व्यक्ति सीखता है। इसको भी और नामों से भी जाना जाता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मुख्य इन्हीं दो नामों से अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, सो आप इन दो नामों को याद रखिएगा हिंदी में। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यह होता है। यानी कि अब हम लोग आगे समझते हैं कि इस थ्योरी को लॉन्च करने से पहले उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था, यानी जो अपना थ्योरी का प्रिंसिपल दिया उन्होंने कैसे दिया। उन्होंने किसी के ऊपर प्रयोग तो किया ही होगा। अब प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल दिया, जो थ्योरी दिया, सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो प्रयोग किया आईपी पावलोव ने 1904 ईस्वी में एक कुत्ते के ऊपर किया गया, यानी कि एक कुत्ते के ऊपर किया गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, कुत्ते के साथ अब एक कुत्ते को ऐसे मतलब कि प्रयोगशाला में लेकर जाया गया। अब उस प्रयोगशाला में कुछ विशिष्ट प्रकार के उपकरण रखे हुए थे, जिसमें उस कुत्ते को बांध दिया गया। अब चूंकि कुत्ता बहुत ही भूखा था, अब वह भूख से इतना पीड़ित था कि वह लाल टपका रहा था। अब इस प्रयोग में 3 प्रोसेस को अपनाया गया। इसमें जो पहला प्रोसेस था नॉर्मल, मतलब कि जब वह कुत्ता को प्रयोगशाला में लाया गया, बांध दिया गया, वह जो कुत्ता था उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वह लार को मतलब कि स्राव कर रहा था, लार बहा रहा था। अब कुत्ते को नॉर्मल कंडीशन में 2-4 दिनों तक भोजन दिया गया, यानी कि भोजन दिया गया कुत्ते को। जब उसको भूख लगती तो कुत्ते को भोजन दिया गया। अब कुछ दिनों तक यानी 3 से 4-5 दिनों तक उसको नॉर्मल कंडीशन में भोजन दिया गया, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। अब वह जो उसको भूख लगती तो वह लार स्राव करने लगता है, यानी कि लार बहाने लगता है। तो समझ जाते कि यह जो था कुत्ता जो था वह लार स्राव करने लगा, यानी लार बहाने लगा, तो वह उसको भूख लगी और उसको भोजन दे दिया जाता था। पहले कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में उसको भोजन दिया जाता, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे यह रखी गई कि खाना देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यानी कि पहले कंडीशन में उसको नॉर्मल भोजन दे दिया जाता था ऐसे ही, लेकिन कुछ दिनों बाद अब इस प्रयोग में उन्होंने यह बदलाव किया कि जब कुत्ते को भूख लगती थी तो उसको पहले घंटी बजाया जाता था, घंटी बजाने के साथ ही उसको भोजन दिया जाता था। यानी कि जब उसको भूख लगती तो एक ऊपर से घंटी बजाई जाती, और घंटी बजाई जाती तो उसको एक मतलब कि भोजन दिया जाता। अब कुछ दिनों तक यह प्रोसेस को अपनाया गया, यानी एक कुत्ते को घंटी बजी, भूख लगी तो घंटी बजी और उसको खाना दिया गया, या इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक अपनाया गया। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो था उन्होंने इसमें भी बदलाव कर दिया। थर्ड कंडीशन में यह बताया गया कि पहले घंटी बजाई गई, बाद में खाना दिया गया।
यानी कि घंटी पहले बजा दी गई। जब वो कुत्ते को भूख लगी तो घंटी पहले बजा दी गई, लेकिन उसको खाना थोड़ी देर बाद दिया गया। अब कुछ दिनों तक यह प्रयोग चलता रहा। यानी कि पहले घंटी बजाते ही जब यह प्रयोग यानी दूसरे कंडीशन में घंटी बजी, फिर इसके बाद उसको खाना दिया गया। अब कुछ दिनों तक दूसरे कंडीशन पे लागू किया गया, यानी दूसरे कंडीशन पे प्रयोग किया गया। सो इसमें अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया कि देखा गया तीसरे कंडीशन में पहले थोड़ी देर पहले मतलब घंटी बजाई जाती थी, तो उसके बाद उसको खाना दिया जाता था। लेकिन तीसरे कंडीशन में घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता, यानी कि लार टपकने लगे, लार का स्राव होने लगता। तो यहाँ पे यह देखा गया कि जो नॉर्मल कंडीशन में कुत्ते को भोजन दिया जाने लगा था वहां पे इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन दूसरे कंडीशन में इसके अंदर बदलाव किया गया कि खाना देते समय घंटी बजाई गई। अब उसके अंदर माइंड में, यानी कि उसके माइंड में एक कंडीशनिंग हो चुकी थी कि जब घंटी बजती है तो उसको खाना दिया जाता था, घंटी बजती है खाना दिया जाता था, घंटी बजती है खाना दिया जाता था। क्योंकि यह प्रयोग कुछ दिनों तक चला, फिर इसके बाद घंटी बजी खाना दिया जाता था। कुत्ते के अंदर यह मतलब कि कंडीशनिंग हो चुकी थी। लेकिन जब घंटी बजती खाना दिया जाता, सो घंटी बजते ही स्राव होने लगता है कि लार बहने लगता है। अब कुछ दिनों बाद जब थर्ड कंडीशन इस पे अप्लाई किया गया कि पहले घंटी बजती फिर थोड़ी देर बाद खाना दिया जाता, तो थर्ड कंडीशन में यह देखा गया कि पहले मतलब कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, क्योंकि उसको यह मालूम हो चुका था, उसके ब्रेन में कंडीशनिंग हो चुकी थी कि घंटी अगर बजी तो उसको खाना मिलेगा, अगर घंटी बजी तो उसको खाना मिलेगा, अगर घंटी बजी तो उसको खाना मिलेगा। सो उसके ब्रेन में, उसके माइंड में कंडीशनिंग हो चुकी थी कि घंटी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। अब यह प्रयोग निष्कर्ष में गया, मतलब कि आगे जब चला तो इसमें यह परिणाम निकला कि गया कि घंटी की आवाज और लार के स्राव के बीच यानी साहचर्य यानी एसोसिएशन हो गया, और इसी को कंडीशनिंग कहा गया। यानी कि जब घंटी बजती तो कुत्ता जो है लार टपकाने लगता, लार का स्राव करने लगता। अब उसके माइंड में यह कंडीशनिंग हो गई थी कि घंटी के बजते ही उसको खाना दिया जाता था। अब इसी मतलब कि घंटी की आवाज और लार के स्राव के बीच जो ये मतलब कि जो साहचर्य हो गया था, एसोसिएशन हो गया था, इसी को कंडीशनिंग की संज्ञा दी गई। अब घंटी की आवाज से कुत्ते के अंदर भोजन से जो लार स्राव मतलब कि लार में स्राव यानी जो वृद्धि होती थी उसको रीइंफोर्समेंट कहा गया, यानी कि रेनफोर्समेंट कहा गया। कुत्ते के अंदर यानी घंटी की आवाज से कुत्ते के अंदर भोजन से जो लार का स्राव में मतलब जो वृद्धि होती थी उसको रीइंफोर्समेंट कहा गया, यानी कि पुनर्बलन कहा गया। इसको आईपी पावलोव ने पुनर्बलन कहा। सो यही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है कि यह जो है इसमें सीखने का आधार जो था कंडीशनिंग को माना गया, इसका जो प्रयोग किया गया कुत्ते के ऊपर किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले टॉपिक को कवर कर लिया लर्निंग क्या होता है और दूसरे टॉपिक को कवर कर लिया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक को समझते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है। अब इसको आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी या आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी या आरएस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इस थ्योरी में क्या बताया गया कि इस थ्योरी में अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलन यानी कि एक्टिविटी और एक्शन ही सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आई रिपीट कि इस थ्योरी में यह बताया गया कि अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलन यानी एक्टिविटी या एक्शन ही सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट यह बताया गया कि व्यवहार के परिणाम मतलब कि क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। अब परिणाम को यहाँ पे मतलब कि फोकस किया गया कि परिणाम अब दो प्रकार के भी हो सकते हैं। परिणाम सुखदायक परिणाम भी हो सकता है और दुखदायक परिणाम भी हो सकता है। अब यहाँ पे यह बताया गया कि मोटिवेशन
यानी कि मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलन, यानी कि जब आपके अंदर मोटिवेशन आता है तो आप एक्शन लेते हैं। अब जब आप किसी भी मतलब किसी भी क्रिया पर मतलब कि करेंगे, यानी उसको एक्शन लेंगे, तो आप सीखेंगे जरूर। या अब आपके अंदर यहाँ मतलब यह डिसाइड यह होता है, क्वेश्चन उठता है कि मतलब कि प्लेजर, अब मोटिवेशन आपके अंदर आएगा कहाँ से। अब यह देखिए कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, अब उसका व्यवहार यानी कि परिणाम क्या हो सकता है। अब परिणाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे यह बताया गया कि परिणाम जैसा होगा उसी के हिसाब से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और उसी के हिसाब से आप एक्शन लेंगे और उसी के हिसाब से आप लर्निंग को कलेक्ट करेंगे, लर्निंग को एक्वायर करेंगे। सो यहाँ पे मोटिवेशन और एक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सीखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे देखा गया प्लेजर गुड और बैड, यानी कि प्लेजर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि आप जैसे किसी भी बच्चे को बुलाते हैं अपने पास, अब उसको बुलाने के बाद आप उस बच्चे को कोई ऐसा चीज देते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, या उसके साथ आप खेलते हैं, या उसके साथ अच्छी एक्टिविटी करते हैं, अच्छी क्रियाविधि करते हैं, गतिविधि करते हैं जो इस बच्चे को बहुत पसंद आता है। अब आप जब इस बच्चे को कोई ऐसी मतलब कि प्लेजर देते हैं, खुशी देते हैं, तो यह बच्चा आपके पास बार बार आएगा। यानी कुछ दिनों बाद आप नहीं भी बुलाएंगे तो आप देखेंगे कि यह बच्चा आपके पीछे आने लगेगा। जब आप वहां से गुजरेंगे तो डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को आप कुछ देने लगे, उससे मतलब कि आपके साथ उसको रहने से उसको खुशी मिलती है, आनंद आता है, तो वह आपके साथ रहने लगेगा। सो यहाँ पे यह कहा गया कि जब आप किसी बच्चे को बुलाते हैं और इस बच्चे को गुड प्लेजर यानी कि अच्छा परिणाम जो मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, खुशी जो मिलती है, तो ये बच्चा आपके पास आएगा और यह आने की क्रिया जो होगी, इसकी क्रिया में वृद्धि होगी आपके पास आने का। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन यह बताया गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कंडीशन को चेंज किया जाने का, अब आप इस बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन यह रखा गया कि जब आप इस बच्चे को बुलाएंगे तो आप इसको कुछ अच्छा नहीं देंगे, कुछ खाने का भी चीज नहीं देंगे। अब आप इसके साथ खेलेंगे भी नहीं, घूमेंगे भी नहीं, टहलेंगे भी नहीं, और यह बच्चा पहली बार तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आप इसको मालूम नहीं है कि आप कैसा व्यवहार इसके साथ करने वाले हैं। दूसरी बार आएगा, लेकिन तीसरी बार नहीं आएगा। अब क्या है कि इसका जो प्लेजर है इसको पसंद नहीं है, यानी कि इसका जो परिणाम आपके पास गया और आपसे इसको जो परिणाम मिलने वाला था, इसको इस मतलब कि पसंद नहीं आया, तो यह आपके पास नहीं आएगा। सो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर गुड प्लेजर है तो यह क्रिया में वृद्धि होगी, यानी कि अच्छा परिणाम मिल रहा है तो क्रिया में वृद्धि होगी, अगर सीखने की क्रिया में वृद्धि होगी। अगर बैड प्लेजर यानी कि बुरा परिणाम, बुरा आनंद आ रहा है, तो यहाँ पे सीखने की जो क्रिया है इसमें कमी होगी। इस मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में यह बताया गया। अब हम लोग समझते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रयोग किसके ऊपर किया गया। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रयोग जो था, इसको एक चूहे के ऊपर किया गया, यानी चूहे के ऊपर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रयोग किया गया। अब इसमें क्या किया, मतलब कि इसके अंतर्गत क्या मतलब कि प्रक्रिया अपनाई गई, कौन सा प्रोसेस अपनाया गया इस प्रयोग को करने के लिए। तो इसमें यह प्रक्रिया अपनाया गया कि एक विशेष प्रकार का बॉक्स लाया गया। अब उस बॉक्स में एक घंटी भी लगाई गई, स्पीकर जिसको बोलते हैं। अब इस घंटी यानी कि इस घंटी का जो कनेक्शन था एक लीवर से था और इसके अंदर एक भूखे चूहे को डाल दिया गया। अब भूखे चूहे को इसमें डाल दिया गया। भूखे चूहे को जब इसके अंतर्गत डाल दिया गया तो चूंकि चूहा भूखा था, इसको भूख लगी थी, जब इसमें डाल दिया गया तो ये चूहा इसमें हड़बड़ाने लगा, यानी कि हड़बड़ाने लगा। अब हड़बड़ाते हड़बड़ाते अचानक से इसका जो पैर था, इस घंटी से कनेक्टेड लीवर यहाँ पे जो था, इसमें लीवर का पैर मतलब कि लीवर के ऊपर इसका पैर पड़ा। अब चूंकि इसको पहले तो मालूम नहीं था कि इस लीवर पे पैर जाने से इसको खाना मिलेगा। अब लीवर से एक यहाँ पे था भोजन कनेक्टेड था। अब जब लीवर के ऊपर इसका पैर गया तो यहाँ पे जो भोजन है इसके सामने गिरा और ये जो भोजन है चूहा खा लिया। अब पहली बार चूंकि था तो यह दौड़ रहा था, अब यहाँ पे इसको
मतलब कि इस चूहा जो है इस लीवर पे अपना पैर रखा तो भोजन गिरा पहली बार। अब दूसरे बार में क्या किया गया, अब दूसरे बार में यह देखा गया कि चूहा 2-3 बार यही प्रक्रिया अपनाया। अभी प्रयोग काफी लंबे समय तक चला। कुछ दिनों तक जो मतलब इसमें भूख जब लगती तो इसमें हड़बड़ाने लगता और हड़बड़ाते हड़बड़ाते यहाँ जो लीवर है इसके ऊपर इसका पैर चलाता था तो ऊपर से खाना गिरता। तो कुछ दिनों बाद इसके माइंड में भी मतलब कि कंडीशनिंग होने लगी कि जब मुझे भूख लगती है यहाँ से भोजन मिलता है। तो अब कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि जब इस चूहे को भूख लगती तो हड़बड़ाता नहीं इसके अंदर, अब सीधा से जाता और इसके ऊपर लीवर पे पैर रखता। अब पैर रखता तो ऊपर से भोजन गिरता और घंटी भी बजती, भोजन भी गिरता और मतलब कि लीवर पे जब ये पैर रखता तो यहाँ पे यह सीख चुका था कि जब इसको भूख लगेगी तो यह लीवर को मतलब ये करेगा, क्योंकि इसका जो अच्छा परिणाम था, यानी अच्छा ये जो इसको मिलने वाला इससे प्लेजर था, परिणाम था जो अच्छा था, क्योंकि इसको भोजन मिलता था इस लीवर को दबाने के बाद। इस प्रयोग में यही बताया गया। अब यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया में के शक्ति में वृद्धि होती है, यानी कि अब ये चूहा जो है बार बार इस लीवर को दबाने लगा, क्योंकि लीवर को दबाने से इसको भोजन मिलती है। बार बार इस लीवर को दबाने लगा क्योंकि लीवर को दबाने से इसको भोजन मिलता है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत यही बताया गया। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि लर्निंग क्या होता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत लर्निंग क्या होता है, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को समझा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को समझा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अपनी स्टडी को करते रहो, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। कीप शाइनिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।